रेस्ड बाय वुल्व्स सीजन 2 एपिसोड 7। पॉल कुछ बॉक्स लेकर आता है कॉलोनी के अंदर और कहता है कि मुझे नए फ्रूट्स मिले हैं सेक्टर 7 के अंदर। इनको टेस्ट कर लिया गया है और ये खाने के लिए बिल्कुल भी सही है। इसके साथ ही सारी कॉलोनी के लोग वहाँ पर वो फ्रूट खाने लग जाते हैं और पॉल चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर कैंपियन कुछ लोगों के साथ और सोल्जर्स के साथ आता है। कैंपियन उन फ्रूट के पास जाता है और उन्हें उठाने लगता है। पॉल ये देखकर सोचता है कि मैं कैंपियन को सब कुछ बता दूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। वो सीधा जाता है मार्कस के पास। अब इनका प्लान ये है कि ये फ्रूट इन लोगों को खिला दो, फिर इनको लाइट दिखाई देगी और ये मदर के खिलाफ हो जाएंगे। इससे सोल खुश हो जाएगा और उनकी मदर वापस आ जाएगी, यानी कि सू वापस आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि सू उस पेड़ के साथ उसी के अंदर चली गई है और उसकी हार्ट बीट भी हमें थोड़ी बहुत सुनाई देती है उस पेड़ के पास अगर कोई जाता है तो। कॉलोनी के बहुत से लोग टेम्पेस्ट का वो बच्चा ढूंढ रहे हैं। हंटर एक ड्रोन बनाता है जो कि उस एसिडिक वाटर में जाकर उस बच्चे को ढूंढ सकता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रह सकता। अभी कैंपियन आकर सबको बताता है कि उन्होंने एक सी क्रिएचर को पकड़ लिया है। हम देखते हैं कुछ सोल्जर एक सी क्रिएचर को मरा हुआ लाकर वहाँ पर डालते हैं। फादर चेक करके बोलता है कि ये फीमेल नहीं बल्कि मेल है, इसलिए इसके पास वो बच्चा नहीं हो सकता। टेम्पेस्ट सोल्जर से चाकू लेकर उस मेल की स्किन उतार देती है और हंटर को कहती है कि ये स्किन अपने ड्रोन के ऊपर लगा दो, इससे वो ज़्यादा देर तक एसिडिक वाटर के अंदर रह सकता है। फिर वो उस ड्रोन को एसिडिक वाटर के अंदर भेजते हैं। फादर उससे कांटेक्ट करके अंदर की छानबीन करने लगता है। तभी थोड़ी दूर नीचे जाते ही उन्हें कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं, सी क्रिएचर्स दिखाई देते हैं, पर थोड़ी ही देर के अंदर पूरा कांटेक्ट टूट जाता है। इसके ऊपर फादर कैंपियन को कहता है कि तुम जाकर उस ड्रोन को ढूंढो किनारे के ऊपर, क्योंकि जैसे ही कांटेक्ट टूटता है तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। कैंपियन जाकर उस ड्रोन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे कोई दिखाई देता है जो उस ड्रोन को लेकर भाग रहा होता है। कैंपियन उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो व्रिल है। व्रिल कहती है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई, सारे लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की और साथ ही उसका फेस भी उसकी माँ ने काट दिया, इसलिए उसने अब एक दूसरा प्लास्टिक का फेस लगाया है। एक और बात यह है कि कैंपियन धीरे धीरे लीडर बनता जा रहा है। वो धीरे धीरे सारे सोल्जर्स को ऑर्डर भी दे रहा है। पूरी फैमिली वहाँ पर आती है और होली व्रिल को देखते ही कहती है कि इसने मिथेरिक सोल्जर्स को मार दिया, डेसिमा को मार दिया और मुझे भी मारने वाली थी, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके ऊपर व्रिल कहती है कि वो मैंने सब कुछ किया सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन होली और हंटर उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते। इसके बाद व्रिल बताती है कि उसने एक बच्चे की आवाज़ सुनी यहाँ से कुछ ही दूर के ऊपर और उसे लगता है वही टेम्पेस्ट का बच्चा है। इसके ऊपर होली और हंटर कहते हैं कि हम उस बच्चे को ढूंढने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि हमें एंड्रॉइड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन टेम्पेस्ट नहीं मानती। वो कहती है अगर 1% भी चांस है तो भी हमें उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद पूरी फैमिली और कैंपियन सारे के सारे उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं और होली और वीटा को वहीं छोड़ देते हैं। फादर हंटर को गन देता है और कहता है कि हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मदर उड़ती हुई सर्च कर रही होती है, तभी वो उस पेड़ को देखती है। वो उसके पास जाती है और उसे टच करती है तो उसे पता चल जाता है कि इसके अंदर सू है। वो कहती है कि सू तुमने ऐसा क्यों किया। इसके थोड़ी देर बाद ही मार्कस और पॉल वहाँ पर आते हैं। पॉल उस पेड़ को टच करके फील करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो रही है। वो मार्कस को कहता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया, क्या गलत कर दिया कि ये ऐसा कर रहा है सोल हमारे साथ। तो मार्कस कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी किया है मैंने किया है। मैं सोल को इतना ज़्यादा पाना चाहता था कि मैं और सब कुछ भूल गया। हो सकता है कि सोल खुद ही एक बुराई हो और हमारे लिए कोई भी फ़ायदा ना करने वाला हो। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज़ हमें धीरे धीरे आंसर देगी, क्योंकि सोल की तरफ जो लोग थे वही उसके खिलाफ होने वाले हैं। मदर जल्दी से कॉलोनी के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि सारे लोग वो फल खा रहे हैं। वो इधर उधर देखती है तो उसे वीटा भी वो फल खाती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से वीटा के पास जाती है और कहती है कि इसके अंदर जहर हो सकता है, तुम जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ और इस सब की चेकअप कराओ। इसके बाद और लोग भी उस फल को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मदर उन सबको डांट देती है और उन बॉक्स को उठाकर वहाँ से ले जाती है। तभी उसे उस स्नेक की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि नंबर 7 की। मदर नंबर 7 के पास जाती है तो देखती है कि वो ज़ोर ज़ोर से अपना सिर दरवाजे के ऊपर मार रहा है। वो उससे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन उसके सर से थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा होता है। तभी वो उन फ्रूट की तरफ देखता है। मदर समझ जाती है कि ये उन फ्रूट को खाना चाहता है। वो उसे कहती है कि रुक जाओ, लेकिन वो ज़ोर से उस दरवाजे के ऊपर मारता है और वो दरवाज़ा टूट जाता है। फिर वो सीधा का सीधा वो बॉक्स फ्रूट से भरा हुआ खा लेता है और हवा के अंदर उड़ जाता है। मदर उसे देखती रह जाती है। अब यहाँ पर मदर को बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है, क्योंकि पहली बात तो ये कि उसे ये नहीं पता कि ये फ्रूट क्या करने वाले हैं। साथ ही ये फ्रूट नंबर 7 ने खा लिए। नंबर 7 एक ऐसा जीव जो उन सब के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि नंबर 7 सोल की तरफ चला जाए या फिर जो आवाज़ें हैं वो नंबर 7 को कंट्रोल कर ले। मैं बोल रहा हूँ इस सीरीज़ के अंदर बहुत ही बड़ा लफड़ा होने वाला है। पॉल उस पेड़ के पास सो रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है तो उसके वॉकी टॉकी में से वो आवाज़ें आ रही है। वो मार्कस को कहता है कि ये कौन बोल रहा होगा। तो मार्कस कहता है कि पता नहीं, पहले ये बिल्कुल भी बंद था, अब पता नहीं कैसे आवाज़ निकाल रहा है। वो दोनों साथ के अंदर उसे सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सू की आवाज़ है। सू कहती है कि मुझे जला दो, यानी कि उस पेड़ को जला दो। फिर वो दोनों बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाते हैं। वो उस पेड़ की तरफ देखते हैं तो उस पेड़ की सारी ब्रांचेज एक तरफ सिमटने लग जाती है और वहीं पर नंबर 7 उड़ता हुआ आता दिखाई देता है।
मार्कस उसको देखता है और पॉल को कहता है कि छुप जाओ। मार्कस की पूरी फटके हाथ में आ जाती है। मार्कस कुछ लकड़ियां उठाता है और उस पेड़ की जड़ के अंदर डाल देता है और उन्हें आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 7 ऊपर से उड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर मार्कस डर जाता है और पॉल के पास जाकर छुप जाता है। नंबर 7 सीधा नीचे आकर उस पूरे पेड़ को मुंह के अंदर ले लेता है। ये कितना अजीब लग रहा है बोलने में। फिर वो उस पूरे पेड़ को निकल जाता है और निकलते ही उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है। तुम इस पिक्चर के अंदर देख भी सकते हो कि वो ऐसा लग रहा है, पीछे से तो मछली जैसा बन चुका है, आगे से एक ड्रैगन जैसा बन चुका है जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स आ चुके हैं। वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से उड़ने लग जाता है। इन सबको देखकर मार्कस और पॉल भी पूरी तरह से डर जाते हैं। तभी वहाँ पर मदर उड़ती हुई आती है अपनी नेक्रोमेंसर फॉर्म में और उसके सामने खड़ी हो जाती है। मदर जोर से अपनी आवाज़ निकालती है जिनसे कि हर कोई मर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। नंबर 7 के अंदर से एक अजीब सी ऐसे रोशनी सी निकलने लगती है, जिसे देखकर हम देख सकते हैं मदर की आंखों में कुछ अजीब सा बदलाव आ रहा है। फिर वो नंबर 7 जोर से चिल्लाता है, यानी कि वो भी वैसी ही आवाज़ निकालता है और उससे मदर के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। वो उड़ती हुई जाकर नीचे गिर जाती है और वहीं पर बंद हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज़ अपना पूरा दिमाग ख़राब करके छोड़ेगी। मतलब पहले सांप पैदा हो रहे हैं, फिर सांप ड्रैगन के अंदर बन रहा है और अब सांप के अंदर सुपर पावर्स भी आ रहे हैं। पता नहीं क्या क्या होगा। पूरी फैमिली टेम्पेस्ट के बच्चे को ढूंढने के लिए जा रही होती है। तभी हंटर के रोबोट में कुछ खराबी आ जाती है। हंटर उसे ठीक कर रहा होता है और फादर से कहता है कि आपने हम सब के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया, आप पूरे दिन उस रोबोट के साथ लगे रहते हो अपने केबिन के अंदर। इसके ऊपर फादर कहता है कि ग्रैंड मदर के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और इससे हम इस प्लानट के ऊपर बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके ऊपर हंटर कहता है कि आपने हम सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर आप ध्यान देते तो आज टेम्पेस्ट का बच्चा नहीं खोता और साथ ही कैंपियन एक मर्डर रोबोट के साथ लफड़ा नहीं कर रहा होता। कैंपियन व्रिल से पूछता है कि उन सब ने तुम्हारा चेहरा क्यों काटा। इसके ऊपर व्रिल कहती है कि उन्हें ऐसा लगा कि मैं रियल व्रिल की तरह बिहेव नहीं कर रही हूँ। इसके ऊपर कैंपियन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ सही लग रहा है। साथ ही व्रिल कहती है कि मुझे सब कुछ अच्छा करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम सब लोग मुझे बुरा मानने लग जाओगे। कैंपियन कहता है कि मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस पर व्रिल कहती है कि सब लोग अंदर से वैसे ही होते हैं। अभी उन्हें दूर एक तूफान दिखाई देता है, बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। इसके ऊपर फादर कहता है कि ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी स्टॉर्म हो, लेकिन हम सब जानते हैं ये कोई भी एनर्जी स्टॉर्म नहीं है, बल्कि ये वो नंबर 7 ही है। इसके बाद टेम्पेस्ट उनको कहती है कि चलो जल्दी से आगे चलते हैं। मार्कस और पॉल मदर के पास जाते हैं। मार्कस उसे चेक करके बताता है कि ये अभी भी ठीक है। वो दोनों उसे टैंक के अंदर लेके जाते हैं। मार्कस उसे चार्जिंग पे लगा देता है। जैसे ही मदर को होश आता है तो मार्कस उससे पूछता है कि वो ऐसा मॉन्स्टर क्या था। तो मदर उसे सब कुछ बता देती है कि वो मेरा ही बच्चा था, वो नंबर 7 था और मैं उसे नहीं मार सकती। इस पर मार्कस कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चांसेस थे, तुमने फिर भी उसे क्यों नहीं मारा। इसके ऊपर मदर बताती है कि मेरे अंदर केयर गिविंग की प्रोग्रामिंग है, यानी कि मैं खुद के बच्चों को कभी नहीं मार सकती और इसीलिए वो मेरे अंदर से ही पैदा हुआ है। तो मेरी प्रोग्रामिंग ऐसा समझ रही है कि वो मेरा बच्चा है, इसलिए मैं उससे कभी भी नहीं मार सकती। इसके ऊपर मार्कस कहता है तो हम उसको मारने के लिए क्या करें। इसके ऊपर मदर बताती है कि हमें एक पुरानी रोबोट मिली है जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो हो सकता है कि वो मेरी प्रोग्रामिंग चेंज कर दे और मुझे मदद करे ये सब करने के लिए। मार्कस कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। व्रिल सबको उस केव के पास लेकर चली जाती है जहाँ पर उसने बेबी की आवाज़ सुनी थी। टेम्पेस्ट जल्दी से अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उसे कुछ मरा हुआ दिखाई देता है। वो कहती है कि मैं उसे नहीं देख सकती। फादर और हंटर उसे चेक करके देखते हैं तो फादर बताता है कि ये उस क्रिएचर का बच्चा है जो कि अब मर चुका है। वहाँ से वो सब बाहर आ जाते हैं और बहुत ही निराश होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर उनका बेबी नहीं मिला। व्रिल फादर को कहती है कि मैंने यहीं पर आवाज़ सुनी थी और मुझे पक्का यकीन है यहीं पर वो बेबी था, लेकिन आप मुझे यहाँ पर फेंक नहीं सकते, यानी कि आप मुझे अपने साथ रखोगे या नहीं। इसके ऊपर फादर कहता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर फादर कैंपियन को साइड में ले जाकर कहता है कि हमें इसे बंद करना होगा। इसके ऊपर कैंपियन कहता है कि हम एंड्रॉइड्स को इतनी जल्दी बंद नहीं कर सकते। एंड्रॉइड्स की भी फीलिंग होती है, जैसे कि आपकी भी फीलिंग्स होती है। आप चाहे कितना भी इग्नोर करें लेकिन आप भी हम इंसानों की तरह ही हो, क्योंकि कैंपियन सभी एंड्रॉइड्स और इंसानों को एक ही तरह से देखता है। पॉल अपने टैंक से उस सरपेंट के ऊपर नज़र रख रहा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो सरपेंट एक दूसरे टैंक की तरफ जा रहा है। मार्कस उस टैंक से कांटेक्ट करके उन्हें बताता है कि तुम वहाँ से हट जाओ, तुम्हारे पीछे कोई चीज़ आ रही है, यानी कि वो सरपेंट आ रहा है। लेकिन उन टैंक वालों को सही से नहीं सुनता। इसके बाद वो स्नेक उनके ऊपर अटैक कर देता है और उस पूरे टैंक को फोड़ देता है, जिसकी आवाज़ मार्कस को सुन जाती है। साथ ही उन्हें पता लगता है कि वो समुद्र की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर मदर कहती है कि उस तरफ टेम्पेस्ट के बच्चे को ढूंढने के लिए मेरी फैमिली गई हुई है, तो हमें उन्हें बचाना चाहिए। इसके ऊपर मार्कस कहता है कि हम इतनी जल्दी नहीं बचा सकते, हमारे पास इतनी पावर नहीं है, ना ही तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम उसे ठीक कर सको या फिर उससे लड़ सको। इसलिए तुम्हें पहले हम कॉलोनी लेकर जाएंगे जहाँ पर तुम्हें ठीक करेंगे, उसके बाद हम उसे रोकेंगे। मदर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मान जाती है। फादर और कैंपियन बात कर रहे होते हैं, तभी व्रिल वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग उसे शट डाउन कर देंगे। कैंपियन उसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और आगे से आगे भागती जाती है। फादर और सब के सब लोग उसके पीछे भी जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर वो स्टॉर्म दिखता है। वो धीरे धीरे तेज़ होता जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्नेक उनके पास आ जाता है और ज़ोर से आवाज़ निकालता है, जैसे कि मदर निकालती थी।
उस आवाज़ से सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन फादर और वो जो हंटर का एंड्रॉयड था वो उसके सामने आ जाते हैं। इससे फादर भी वहीं पर गिर जाता है बंद होके, और वो एंड्रॉयड पूरी तरह से बंद हो जाता है। हंटर फादर को वापस से ठीक कर देता है और कहता है कि आप सबसे ज़्यादा टफेस्ट मॉडल हो एंड्रॉयड का, क्योंकि आपके कुछ भी नहीं हुआ और मेरा एंड्रॉयड पूरी तरह से बंद हो गया। इसके बाद वो सब वापस उस केव के सामने आ जाते हैं। कैंपियन व्रिल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है तो वो टैंक देखता है जो कि उस स्नेक ने फोड़ा था। वो उस टैंक के अंदर जाता है तो वहाँ पर व्रिल दिखाई देती है और साथ ही वहाँ पर बहुत सारा खून भी होता है, यानी कि पूरे क्रू मेंबर्स मर चुके हैं। इसके बाद वो व्रिल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो व्रिल बताती है कि उस स्नेक की आवाज़ ने मेरे सारे सिस्टम्स को धीरे धीरे ख़राब कर दिया है और मैं धीरे धीरे शायद बंद भी हो सकती हूँ। इसके बाद व्रिल कहती है कि हमें इस टैंक को बंद करना चाहिए, क्योंकि व्रिल को लगता है कि वो स्नेक कैंपियन को मारने की कोशिश कर रहा है, और ये सही भी है क्योंकि वो जेलस है थोड़ा बहुत और उसके अंदर इमोशंस भी है, ये भी हम जानते हैं क्योंकि वो मदर के थ्रू पैदा हुआ था। व्रिल और कैंपियन वहीं पर बैठ जाते हैं और व्रिल उसे बताती है कि असली व्रिल की मदर डेसिमा अर्थ के ऊपर कुछ ऐसे हथियार भेजती थी जिनसे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा था, इसलिए असली व्रिल ने उसे सज़ा देने के लिए खुद को मार लिया। साथ ही वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी फैमिली के कोई काम नहीं आई तो वो मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। इसके ऊपर कैंपियन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अगर तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं करोगी तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैंपियन अटैच हो रहा है व्रिल से पूरी तरह से। साथ ही व्रिल उसे कहती है कि पहले के जो सरपेंट्स थे वो अर्थ के ऊपर चलते थे, लेकिन अब ये उड़ रहा है, हो सकता है कि मदर की पावर इसके अंदर आई है जिसी की वजह से ये उड़ रहा है। इसके ऊपर कैंपियन कहता है कि मदर हमेशा से ही मुझसे झूठ बोल रही थी, वो हम सबको प्रोटेक्ट कर रही थी और वो साथ ही अपनी केयर गिविंग प्रोग्राम के बारे में हम सबको नहीं बताती है। ऐसा लगता है जैसे वो इस सरपेंट को मार नहीं सकती। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है कि इस सरपेंट के साथ और मदर के साथ क्या चल रहा है। कैंपियन और व्रिल उस टैंक से बाहर निकलते हैं और वहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं। व्रिल कहती है कि हमें कॉलोनी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कैंपियन कहता है कि मैं उधर जाके उस सरपेंट को वहाँ नहीं ला सकता, यानी कि सरपेंट मेरे पीछे है तो हमें यहाँ दूसरी तरफ जाना चाहिए, और वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। फादर टेम्पेस्ट और हंटर उस केव के बाहर खड़े होते हैं। तभी फादर को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि शायद मेरा सिस्टम ख़राब हो रहा है, लेकिन वो थोड़े आगे बढ़ते हैं तो उनको बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस बच्चे को अपना दूध पिला रही है। इसके ऊपर फादर और हंटर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेम्पेस्ट उन्हें मना कर देती है। टेम्पेस्ट कहती है कि हम इस बच्चे को यहीं पर छोड़ देंगे और ये उसे पाल लेगी और मुझे भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब भी मैं उसे देखूंगी तो मुझे उस रेपिस्ट ओथो की याद आएगी। लेकिन हंटर इन सबको नहीं मानता। वो कहता है कि हम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते, अगर ये यहाँ रहा तो ये भी मॉन्स्टर बन जाएगा। इसके बाद फादर और टेम्पेस्ट वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हंटर वापस अंदर जाके उसे शूट कर देता है और वो उस बच्चे को लेकर टेम्पेस्ट के पास आता है, लेकिन टेम्पेस्ट उसे नहीं लेती, इसलिए हंटर उसे अपने पास रख लेता है। अब ऐसा लग रहा है जैसे हंटर ही इसे बड़ा करेगा। बाकी देखो कुछ भी नहीं पता क्या क्या अजीब चीज़ें हो सकती है, आप सब भी जानते हो। मार्कस उस टैंक को लेकर कॉलोनी पहुंचता है, जहां पर सारे सोल्जर उस टैंक को घेर लेते हैं और अपनी गन्स उठा लेते हैं, लेकिन मार्कस मदर के साथ बाहर आता है। मदर उन सबको वेपन्स नीचे करने के लिए कहती है। साथ ही वो बताती है कि मार्कस मेरे साथ है, इसलिए मार्कस को आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मदर जाती है ग्रैंड मदर के पास, वो उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मदर उसे ऑन करती है और एक कार्ड दिखाती है, कहती है कि क्या तुम भी इन्हीं लोगों के द्वारा बनाई गई थी। तो ग्रैंड मदर कहती है कि हाँ, ये टेक्नो कार्ड्स थे और इन लोगों ने हम एंड्रॉइड्स को बनाया था ताकि हम बिलीवर्स के खिलाफ एक लड़ाई लड़ सकें और उसे जीत सकें, और साथ ही ह्यूमंस ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहें, इसीलिए उन्होंने हम एंड्रॉइड्स को इतनी प्रोग्रामिंग दी। मदर कहती है कि इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। आज के ह्यूमंस ने एक बायोटेक ट्री का यूज़ करके एक बड़े से सरपेंट को वेपनाइज कर दिया है जो कि इस प्लानेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इसके ऊपर ग्रैंड मदर कहती है कि यही सब तो वो लोग चाहते हैं। तो मदर पूछती है कि कौन लोग और वो है कौन। तो वो कहती है कि इसका किसी को भी नहीं पता। ह्यूमंस इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता। यानी कि वो बात कर रही है उस आवाज़ की, वो जो सोल हम सब कहते हैं, उसी के बारे में ये बात चल रही है। ग्रैंड मदर बताती है कि ह्यूमंस इस प्लानेट के ऊपर बहुत टाइम पहले से ही आ चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक नहीं पता कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है या फिर वो एंटिटी जो कि सबसे ऊपर है वो कौन है। मदर बताती है कि उन्हीं लोगों की आवाज़ें मुझे सुनाई दी जिसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और एक सरपेंट को जन्म दिया, लेकिन अब वो सरपेंट अपने भाई से बहुत ज़्यादा जेलस है और इस प्लानेट को डिस्ट्रॉय करने से भी कुछ और ज़्यादा बुरा कर सकता है। इसके ऊपर ग्रैंड मदर कहती है कि अगर वो जेलस फील कर रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर इमोशंस है। मदर कहती है कि हाँ, वो मेरे द्वारा पैदा किया गया था, तो हो सकता है कि मेरे केयर गिविंग प्रोग्राम की वजह से उसके अंदर भी इमोशंस आ चुके हैं और हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट एक ह्यूमन की तरह बिहेव करता हो। इसके बाद वो ग्रैंड मदर को बताती है कि मुझे उससे रोकना होगा, लेकिन मेरी केयर गिविंग प्रोग्राम मुझे परमिशन नहीं दे रही है उसे मारने की, इसलिए मैं उसे ऐसे नहीं मार सकती। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि मेरी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए और मैं उसे मार सकूं। ग्रैंड मदर को कहती है कि तुम मेरी वेल ले लो जिससे कि तुम उसे आसानी से मार सकती हो। वेल यानी कि उसकी आंखों पर जो पर्दा लगा हुआ है वो। इसके ऊपर मदर उससे पूछती है कि क्या इससे मैं उसे मारूंगी तो मेरी केयर गिविंग प्रोग्रामिंग उसे इफेक्ट नहीं करेगी। तो उसके ऊपर ग्रैंड मदर कहती है कि नहीं, जब तुम उससे पहन लोगी तो तुम्हारे अंदर के सेंसर्स काम करना बंद कर देंगे, यानी कि जो केयर गिविंग प्रोग्रामिंग है, उस बच्चे को नहीं मारने की जो प्रोग्रामिंग है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी।
और तुम उसे एक दुश्मन की तरह समझोगी और आराम से उसे मार सकती हो। मदर उससे पूछती है कि क्या तुम जब ये वेल उतारोगी तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। तो इसके ऊपर ग्रैंड मदर कहती है कि मैं उसे उतारूंगी तो उतना पेन नहीं होगा जितना तुम इसे पहनोगी तब होगा। तो ऐसा लग सकता है कि ये जो ग्रैंड मदर है वो किसी तरह का प्लान कर रही है जिससे कि ये वेल उतार के उसे पहना दे और फिर ये अपना कुछ और लफड़ा चालू कर दे। तो हो सकता है कि ग्रैंड मदर भी किसी तरह की बुरी बन जाए। तो अब ये बाकी के एपिसोड में अपने को पता चलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कैंपियन और व्रिल को। वो लोग नंबर 7 से बचते हुए उस जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी व्रिल अचानक से नीचे गिर जाती है। कैंपियन उसके पास आता है तो व्रिल कहती है कि मैं धीरे धीरे बंद होने वाली हूँ और कुछ ही देर के अंदर पूरी तरह से बंद हो जाऊंगी। वहीं पर वो किसी तरह का एक पत्थर उठाती है और एक पेड़ के ऊपर अपनी कोडिंग लिखने लगती है। वो कहती है कि मुझे मेरी मेमोरीज़ को संभाल कर रखना होगा, मैं इन्हें नहीं मिटा सकती। अगर मैं मर गई तो इसके बाद भी ये मेमोरीज़ ज़िंदा रहनी चाहिए। यानी कि वो मेमोरीज़ जो कि व्रिल की मेमोरीज़ थी और वो अच्छी मेमोरीज़ थी, इसलिए वो उनको जल्दी जल्दी उस पेड़ के ऊपर लिखने लग जाती है। साथ ही वो कैंपेन को बताती है कि मैं परमानेंटली बंद होने वाली हूँ और इसके बाद में मुझे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। कैंपेन को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो कहता है कि हम तुम्हें कॉलोनी ले जाकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन व्रिल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वो जैसे ही लिखती लिखती अचानक से नीचे गिर के पूरी तरह से बंद हो जाती है। उसके अंदर से वॉइस कमांड भी आती है कि ये एंड्रॉयड पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो इसको आप कहीं पर फेंक सकते हो या फिर सही जगह फेंक सकते हो। अब कैंपियन पूरी तरह से उदास हो चुका है क्योंकि उसका भाई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उधर व्रिल पूरी तरह से बंद हो चुकी है क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड था, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर हम एक छोटी सी झलक देखते हैं नंबर 7 की और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखो यार, मार्कस और मदर एक तरफ हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आगे के एपिसोड में कुछ बड़ा होने वाला है। वो नंबर 7 से कैसे लड़ते हैं या फिर उन्हें उन सोल की आवाज़ों के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं, ये भी हम देखेंगे। इस एपिसोड में ऐसा लग रहा है कि कुछ आंसर्स मिले हैं, जैसे कि ग्रैंड मदर उन आवाज़ों के बारे में पहले से जानती थी, तो हो सकता है कि वो आगे चल के उन्हें और भी कुछ बता दे। साथ ही ज़्यादातर आंसर्स हमें ग्रैंड मदर ही देगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें पुराने ह्यूमंस के बारे में भी कुछ जानने को मिले, वो लोग कैसे मरे, इस प्लानेट के ऊपर क्या हुआ, बाकी की यहाँ की स्पीसीज़ के साथ क्या हुआ, ये भी आंसर्स मिलेंगे। तो अब एक एपिसोड आने वाला है शायद 17 या 18 मार्च को, तो तब देखेंगे कि क्या होता है, हमें कोई आंसर मिलता है या नहीं। बाकी देखो, हर एक एपिसोड में 1000 और सवाल खड़े होते हैं, तो वो इस एपिसोड में भी हुए हैं। ये एपिसोड उतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, इसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया गया था टेम्पेस्ट के बच्चे के ऊपर ही, और ऐसा लगता है कि वो बच्चा भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा तभी उसे बचाया गया है। साथ ही उस स्नेक का वेपनाइज होके कैंपियन को मारने की तरफ जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो हो सकता है कि मदर आगे चल के उससे लड़े और ग्रैंड मदर भी किसी तरह का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब हम ये देखेंगे कि नंबर 7 के साथ क्या होता है, कैंपियन के साथ क्या होता है, मदर और ग्रैंड मदर का लफड़ा क्या होता है और अपने मार्कस भैया क्या करते हैं। साथ ही अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसके अंदर हम पूरी रेस्ड बाय वुल्व्स की सीरीज़ के ऊपर बात करें, इसकी फैन थ्योरीज़ और साथ ही जो आगे आने वाली एपिसोड है उनके अंदर क्या होगा, इन सब के ऊपर बात करें, तो कमेंट करके बता दें कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, हम बना देंगे। तो आगे के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। और ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड भी आ जाएगा। ये एपिसोड थोड़ा लेट आया क्योंकि कुछ मूवीज़ आ गई थी, उनको भी देखना ज़रूरी था और उनको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, उनके रिव्यूज़ भी आएंगे। तो बस अपने चैनल के ऊपर बने रहो। बाकी के बचे हुए पिछले एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो जाकर उन्हें देख लो और समझ जाओ कि ये सीरीज़ किस बारे में और क्या लफड़ा चल रहा है इसके अंदर। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।